हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो। हाँ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट थियोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैंने पहले आपके लिए वीडियो बनाई थी न्यूक्लियस पर पार्ट 1। तो सेटअप सही नहीं था, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया पार्ट 2 बनाने में। तो आज मैं उसका पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ जाएगा, और अगर आप इससे कुछ सीख ले या फिर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो फिर ऐसा करें कि इसे सब्सक्राइब भी कर ले, और दूसरे जितने भी जो आपके दोस्त हैं इनके साथ शेयर भी कर लिए करें, ताकि उनके इल्म में जो भी है ना इजाफा हो जाए। तो बिना कुछ टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते। अच्छा, हमने पिछला जो लेक्चर था वो हमने बनाया था न्यूक्लियस पर, जिसमें हमने न्यूक्लियस के बारे में मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज उसको एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू देते, और उसके बाद जो है ना हम उसके सेकंड पार्ट जो है ना उसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है। इसमें एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस जो है ना वो डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन होता है और इसमें पोर्स होते हैं। फिर हमने इन पोर्स को नाम भी दिए थे। अच्छा, तो ऐसा कुछ होता है। चलिए मैं बना लेता हूँ। सॉरी यार बैड राइटिंग के लिए। आपको पता ही होता है कि मेडिकल स्टूडेंट वालों की जो राइटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो हमने पहले पता था कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल है। इसमें ये जो है ना ये सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन है। इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो है ना इसको हम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये इसको जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उम्मीद है आप सब लोगों को ये सब कुछ याद होगा। इसके बाद ये जो पोर्स होते हैं, जो सुराख होते हैं, इसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर्स। और ये मुख्तलिफ होते हैं, इसमें बहुत होते। और ये जो इसमें ये स्पेस है, इस स्पेस को हम, ये जो स्पेस है इस स्पेस को हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। फिर हमने ये बताया था कि इसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें क्रोमेटिन होता है, फिर क्रोमोसोम भी होते, न्यूक्लियोलस भी होता है, और ये इसमें हो गया क्रोमोसोम। अब ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम क्या होता है। फिर हमने बताया था कि क्रोमेटिन क्या होता है। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो नीचे वीडियो में मैंने उस वीडियो की लिंक दी है, जाके वो सबसे पहले देखें, ताकि आपको क्रोमोसोम, क्रोमेटिन वगैरह की समझ आ जाए। फिर इसमें हमने बताया था कि इसमें आरएनए भी होता है। तो आरएनए हमने बताया था सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरआरएनए भी होता है, उसमें एक स्पेस होता है जहाँ पर डेंस एरिया होता है जहाँ से आरआरएनए बनता है। इसको हमने न्यूक्लियोलस कहा था। न्यूक्लियोलस, इसको हमने न्यूक्लियोलस कहा था। अच्छा, तो ये एक और रिव्यू था जो हमने दिया। हमने पहले बताया था पिछले लेक्चर में हमसे वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सही तरीके से नहीं आए थे उस वीडियो में, तो इसको अब डिस्कस कर लेता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है ना जब लेक्चर कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद जो केपी का बुक है उसकी लाइन टू लाइन आपको मैं रीडिंग करवाऊँगा और बताऊँगा, एक एक लफ्ज़ का मतलब मैं आपको समझाऊँगा। तो चलते हैं उस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो आई होप कि आपको वो पिछला वाला वीडियो सब लोगों को जो है ना पसंद आ गया होगा।
अगर आप लोगों को पसंद आ गया है तो प्लीज़ शेयर करें उस लोगों के साथ, लाइक भी करें और कमेंट भी कर, रिव्यू भी दें कि हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए अपने सिस्टम में, क्या नहीं इम्प्रूव करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, हम वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट न्यूक्लियस। तो इसमें हमने ये बताया था कि पॉइंट नंबर 1 ये है, न्यूक्लियस was discovered by Robert Brown in 1838। ऐसा ही है, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। फिर हमारा दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज़, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज़ 10 माइक्रोमीटर। तीसरी जो है ना हमने बात की थी वो ये थी कि DNA is about 2.2 meter long in a human cell। ये हमने पढ़ा था। अच्छा, अब एक सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि अगर इतना लॉन्ग है, 2.2 मीटर लॉन्ग है, तो ये एक छोटे से सेल में आता कैसा है? तो इसके लिए जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसे जो है ना वो एयर गैप जो है ना वो अपने आप को कवर कर लेता है, और ये जो है ना फिर इसी तरह जो है ना वो अपने आप को डीएनए जो है न्यूक्लियस में प्लेस करता है। फिर हमने दूसरी बात, चौथी बात हमने ये कही थी कि हिस्टोन प्रोटीन इज बेसिक while DNA is acidic in nature। तो एक बेस है, एक जो है ना हिस्टोन प्रोटीन हमारे साथ बेसिक के, डीएनए एसिडिक है। तो इस तरह ये दोनों अपने एक दूसरे का जो है ना न्यूट्रल करते हैं। ये हमने बात की। फिर हमने बात की थी पांचवी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए इज इक्वल टू न्यूक्लियोसोम। फिर हमने न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ा था, तो वो भी लिख लेता हूँ। छठी पॉइंट ये थी कि द साइट इन न्यूक्लियस where the site in nucleus where RNAs are formed are known as न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस से कहते हैं। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स थे इसके बारे में। इसके बाद जो है ना वो कुछ और भी है, वो भी बताता हूँ, आप नोट कर ले अपने साथ। ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये आपके जो है ना टेस्ट वगैरह में, फिर MCQs वगैरह में जो है ना आपके काम आ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर हमने जो सातवीं जो बात थी वो ये थी कि 7 नंबर ये थी, न्यूक्लियोइड is present in prokaryotic cell। सही है। और इसमें हम जो है ना एक और इजाफा भी कर लेते हैं, क्या न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियोइड ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आप जाके देख लें। जिन्होंने नहीं देखा तो उसको जो है ना थोड़ी बहुत
ये बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जिसने देखा है उसको कम्प्लीटली 100% में शुरू की सारी बातें जितनी भी है वो उसको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। तो इसमें जो 8वां पॉइंट 7वां ही है, 7वें का पार्ट, न्यूक्लियस इज़ द साइट वेयर where genetic materials are present, where genetic materials, इसके अंदर मैं लिखूँगा DNA प्लस RNA, इसमें क्रोमोसोम भी होते हैं, क्रोमेटिन भी हो सकते हैं, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल ये होते और प्रेजेंट। सही है ना? अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। डीएनए हमने पहले बात की थी कि ये जो है ना प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और फिर न्यूक्लियाइड वो साइट होता है जो जहाँ पर आरएनए और डीएनए जो है ना पाए जाते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी ये बात की थी कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो एक जगह पे नहीं होते जिस तरह यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। और इसमें एक बात और भी है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड भी नहीं होती, तो ये मुख्तलिफ जो है ना शटर्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब कुछ इधर कुछ उधर, मतलब पहले जो है ना ये पड़े रहते हैं। तो ये हमने बात की थी। और अब इसके बाद इंशाल्लाह आपको समझ आ चुका होगा कि न्यूक्लियाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं, न्यूक्लियस किसे कहते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना पिछली वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किए। तो आई होप सो कि ये सब कुछ जो है ना आपको आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब बुक की तरफ। तो मेरे पास ये बुक है, मैं कोशिश करूँगा इसे लाइन बाय लाइन पढ़ूँ। तो इसमें सबसे पहला जो लाइन है इसमें लिखा है प्रेजेंस ऑफ सेल न्यूक्लियस वाज रिपोर्टेड इन 1838 बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, इसको जो है ना हाईलाइट भी करें या स्टार लिख के इसके ऊपर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसमें लिखा है इट्स अर्ली डिस्कवरी वाज ड्यू टू इट्स प्रोमिनेंस इन मैनी सेल। अच्छा, इसमें एक बात ये कही है उन्होंने कि अर्ली डिस्कवरी, जो सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, इसमें ये सबसे पहले या बहुत पहले जो है ना डिस्कवर हुआ था। क्यों सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था? क्योंकि ये जो है ना ये मोस्ट सेल्स में पाया जाता है। ऐसे कुछ होते हैं ऑर्गेनेल्स जो प्रोकैरियोट में होते हैं, यूकैरियोट में नहीं होते, यूकैरियोट में होते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं होते, जो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी सब। तो ये सारे सेलों में होता है, तो इसलिए ये अर्ली डिस्कवर हुआ था, पहले डिस्कवर हुआ था। Where it stands out as slightly darker than the surrounding साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये जो है ना साइटोप्लाज्म, अगर हम सेल को देखें ना तो ये जो न्यूक्लियस अंडर माइक्रोस्कोप हम उसको देख लेते हैं, तो फिर हम इसको देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियस होता है ये साइटोप्लाज्म और इसके ऑर्गेनेल से जो है ना डार्कर होता है, तो इसलिए ये अर्ली डिस्कवर हुआ था। फिर कहते हैं दे आर टिपिकली अबाउट 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि टिपिकली जो है ना ये 10 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है न्यूक्लियस का। फिर आगे का इसको जो है ना स्टार कर ले या फिर हाईलाइट कर ले। फिर आगे आता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली because it controls all the metabolic activities and has genetic information in the form of chromosomes and DNA। अच्छा, तो फिर कहते हैं कि it is most important organelle, सबसे अहम ऑर्गेनेली जो है ना सेल में होता है। क्यों होता है सबसे अहम? बिकॉज इसलिए इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं, चाहे वो प्रोटीन सिंथेसिस हो, लिपिड सिंथेसिस हो, फिर या फिर जेनेटिक मटेरियल्स के पाम में जो है ना ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखते हैं अपने पास, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर कहते हैं ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंट्रोल करते हैं एंड हैज़ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द पाम ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के पाम में जो है ना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि डीएनए कभी क्रोमोसोम के पाम में होता है, कभी क्रोमेटिन के पाम में पाया जाता है। तो
इससे अपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सब जेनरिक मटेरियल जो है ना ये सब एक ही चीज़ है। फिर डीएनए अलग होता है, आरएनए अलग होता है, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। दे में भी इरेगुलर और स्पिरिकल इन शेप। अच्छा, इसका शेप जो है ना वो स्पिरिकल भी हो सकता है और जो है ना इरेगुलर भी हो सकता है। फिर कहते हैं जनरली द सेल्स हैविंग वन न्यूक्लियस आर कॉल्ड मोनोन्यूक्लियट्स। जिन सेल में जो है ना सिंगल सेल होते हैं तो इसको हम मोनोन्यूक्लियट कहते हैं। दोज विद टू न्यूक्लियाई, जिसमें दो न्यूक्लियाई होता है तो इसको हम बाई न्यूक्लियट कहते हैं। और जिसमें दो से ज़्यादा होते हैं इसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। मोनोन्यूक्लियट की जो है ना वो हमने भी एग्जांपल दी थी। फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड में जो है ना वो हमने एग्जांपल ली थी स्केलेटल, जो सेल्स में पाए जाते हैं ना सेल्स, तो स्केलेटल सेल्स जो है ना उसमें न्यूक्लियस जो है ना ज़्यादा होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। फिर ऐसा भी होते हैं जिसमें ऐसे सेल भी होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होते, लाइक आरबीसी सेल जो मैंने बताया था आपको। अच्छा, तो फिर इसमें आते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के बारे में भी आपको मैंने डिटेल में बताया था। फिर न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि डबल मेम्ब्रेन होते हैं, पोर्स होते हैं इसमें। फिर इसमें कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बारे में भी मैंने आपको अभी बताया कि वो साइट है जहाँ से आरएनए सिंथेसिस होते हैं। तो फिर न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ना ये न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, जेल लाइक सब्सटेंस होते हैं, तो इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्रोमोसोम मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल से बताया था, इसके टाइप्स भी मैंने बताए थे। अच्छा, तो फिर आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्राम द साइटोप्लाज्म। आउटर मेम्ब्रेन जो है ना न्यूक्लियस का, तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना वो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म को जो है ना वो बीच में सेपरेट करते हैं एक दूसरे से। मतलब एक तरफ पे साइटोप्लाज्म होता है तो दूसरी तरफ पे न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। फिर कहते हैं द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एक्चुअली द न्यूक्लियर एनवलप कंपोज्ड ऑफ टू मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था कि दो मेम्ब्रेन से बना है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो बाहर वाला होता है वो आउटर होता है, जो इनर वाला होता है इसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। The outer membrane is continuous with the endoplasmic reticulum while the inner membrane encloses। अच्छा, तो इसमें कहते हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इससे जो है ना वो कंटिन्यूस होता है, इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूस होता है। तो फिर इसके साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मोस्टली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और इससे जो है ना इसके साथ अटैच होता है, लेकिन जो इससे दूर होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। फिर इसमें कहते हैं वाइल द इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द न्यूक्लियर कंटेंट्स, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो न्यूक्लियर कंटेंट्स को जो है ना इन्वॉल्व करते हैं। फिर कहते हैं दीज मेम्ब्रेन्स आर नॉट कंटिन्यूस लीविंग सर्टन पॉइंट्स एट पॉइंट्स द न्यूक्लियर पोर्स। फिर कहते हैं कि इसमें न्यूक्लियर जो है ना ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कंटिन्यूस नहीं होते, इसमें पोर्स होते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाए। जैसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये भी आपको मैंने बताया। फिर कहते हैं न्यूक्लियोलस इट इज़ डार्कली स्टेन्ड बॉडी within the nucleus and is without any membranous boundary to separate it from the rest of nuclear material. There may be one or more nuclei in the nucleus। अच्छा, कहते हैं कि ये डार्कली स्टैंड बॉडी होती है न्यूक्लियस में, जो कि इसके कोई जो है ना मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं होती, और ये वो साइट है जहाँ से आरएनए सिंथेसिस होता है। और ये जो है ना एक न्यूक्लियस में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं न्यूक्लियोलस। दी आरएनए सिंथेसाइज एंड स्टोर इन द न्यूक्लियोलस। आरएनए जो है ना वो न्यूक्लियोलस से सिंथेसाइज भी होते हैं और स्टोर भी वहाँ पर होते हैं। फिर कहते हैं कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू रीजन्स, पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया कंपोज्ड ऑफ प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स एंड सेंट्रल फाइबर एरिया कंसिस्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर वेट आरएनए एंड आरडीएनए। अच्छा, जो है ना इसमें ये कहते हैं कि दो रीजन्स पे मुश्तमिल होता है। पहला जो रीजन है
पहला जो इसमें रीजन होता है ना, तो वो होता है पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया, जहाँ पर जो है ना राइबोसोमल यूनिट्स के प्रिकर्सर पड़े होते हैं, जिससे आगे जाके राइबोसोमल यूनिट्स पैदा होते हैं, बनते हैं, सॉरी यार, पैदा नहीं होते। और दूसरा जो पार्ट है वो सेंट्रल फेब्रिलर, जो कि फाइबर टाइप के होते, कंसिस्ट ऑफ लार्ज मालिकुलर वेट, जिसमें बहुत ज़्यादा मालिकुलर वेट पड़ा रहता है, जिसमें आरएनए होता है, आरडीएनए, जिससे आगे जाके आरआरएनए और आरएनए ये सब बनते हैं। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म आता है। न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने आपको बताया था कि द न्यूक्लियोप्लाज्म इज ए कोलाइडल मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट एंड आयंस। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ना वो दो किस्म के मिक्सचर से बनता है, जिसमें ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। इनऑर्गेनिक में सॉल्ट्स होते हैं और आयंस होते हैं। इट्स सर्व्स एज मैट्रिक्स इन विच न्यूक्लियोप्रोटीन कम्प्लेक्स इज सस्पेंडेड। इट्स आल्सो सर्व एज स्टोरेज प्लेस फॉर एंजाइम रॉ मटेरियल नीडेड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ आरएनए। अच्छा, तो ये कहते हैं कि ये जो है ना एक मैट्रिक्स होता है जिसमें क्रोमेटिन मटेरियल पड़े रहते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन कम्प्लेक्स जो है ना क्रोमेटिन को ही कहते हैं, सस्पेंडेड। एंड इट आल्सो इसमें जो है ना मुख्तलिफ एंजाइम भी स्टोर होते हैं। फिर इसमें रॉ मटेरियल जो डीएनए सिंथेसिस के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, या फिर सिंथेसिस ऑफ आरएनए के लिए जो है ना इम्पोर्टेंट होते हैं, वो भी इसमें पड़े रहते हैं, स्टोर रहते हैं। फिर क्रोमोसोम के बारे में मैंने आपको एक डिटेल वीडियो जो है ना वो बनाई है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने इसके अक़साम भी बताए हैं। इसके बारे में मैंने जितनी सारी भी कंसेप्ट थे वो आपकी क्लियर किए हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर आपने इससे थोड़ा सा भी नॉलेज हासिल किया है, तो ये अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो है ना शेयर करें, ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाए। और उनसे कहे कि इसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक भी करे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो। मेरी छोटी सी जो है ना ये मेहनत थी जो कि मैंने आपके सामने रख दी। आई होप सो कि आप इसको एंजॉय करेंगे और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़।